प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पहले पाठ स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के जो चरण हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला चरण है उदारवादी चरण या प्रारंभिक कांग्रेस का चरण 1885 से 1905 तक। दूसरा चरण आता है 1905 से 1919 और तीसरा चरण आता है 1919 से 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, जिसे गांधीवादी चरण कहा जाता है। अब पहले चरण में पहला जो हमारा प्रश्न उठता है कि आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय और विकास के कारण क्या है, जिसमें पहला है भारतीय हितों व उपनिवेशी हितों के विरोधाभास, यानी विदेशी आधिपत्य का परिणाम। ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वह कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों के भारत में विजय के कारण हुआ, कुछ कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों की भारत में विजय से उत्पन्न प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ। तो पहला कारण हमारा क्या था? विदेशी हितों यानी औपनिवेशी हितों और भारतीय हितों के बीच में विरोधाभास या विदेशी आधिपत्य का परिणाम। विदेशी आधिपत्य का परिणाम, इससे क्या हुआ ये हम जानते हैं। भारत में अंग्रेजों के हित क्या है? भारत से अधिकतम लाभ प्राप्त करना, कर से या व्यापार के लाभांश से या पूंजी के निवेश से जो भी पैसा आता है अपने राज्य में ले जाना। लेकिन भारतीयों के हित क्या हैं? विभिन्न वर्गों के हित अलग अलग हैं। जैसे कृषक क्या चाहेगा? उसकी फसल का अधिक मूल्य मिले, लगान कम से कम हो। शिल्पकार, दस्तकार क्या कहेंगे? उनका माल अच्छे मूल्य में बिके। मजदूर, जिसे अच्छी मजदूरी मिले। इस तरह से अलग अलग वर्गों के अलग अलग हित हैं। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से भारतीयों के सभी वर्गों के हित प्रभावित हुए। तो भारतीयों को समझ में आ गया कि भारत में भारतीयों के आर्थिक हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसका कारण क्या है? अंग्रेजी शासन है। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरा, अंग्रेजों के आगमन से देश में अंग्रेजों के आगमन से देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। अंग्रेज आए, भारत को जीता, चाहे उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस अंग्रेजों के आगमन से उन्होंने एक समान कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका, संहिताबद्ध फौजदारी व दीवानी कानून लागू किए और अंग्रेजों ने परिवहन के साधन भी विकसित किए, चाहे रेल लाइन हो या संचार सुविधाएं। और 1850 में अंग्रेजों ने आधुनिक डाक व्यवस्था भी शुरू की। इससे क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। क्या हुआ? पहला, एकीकरण से भारत के विभिन्न भागों के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गया। भारतीयों ने महसूस कर लिया कि भारतीय लोगों के जो हित हैं वह आपस में एक ही हैं। चाहे अकाल के समय जब खाद्यान्नों की मूल्यवृद्धि होती हैं तो पूरे भारत में एक समान होती हैं। दूसरा, यातायात व संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग आपस में जुड़ गए। इससे उनमें राजनीतिक संपर्क बढ़ा और ये महसूस करने लगे कि भारत की जो गरीबी है उसका कारण या आर्थिक पिछड़ापन है उसका कारण केवल और कौन है? अंग्रेज हैं। दूसरा, भारत के राष्ट्रवाद के उदय विकास के दूसरे कारण में क्या है? दूसरा तो ये हमने पढ़ा। तीसरा है पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव। भारत में ट्रेवेलियन, मैकाले, बेंटिंग के प्रयासों से अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान का विकास हुआ। इससे भारतीय लोग बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वाल्टेर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों या पाश्चात्य विचारकों की उदारवादी विचार भारतीयों ने सीख ली और इन्होंने देखा कि इनके विचार उदारवाद और लोकतंत्र समर्थक, राष्ट्रवाद या स्वशासन समर्थक थे। इससे अब इन्होंने देखा कि अंग्रेजों का भारत में क्या है, जो साम्राज्य है वह सब भारत में साम्राज्य अपना बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीयों को इन विचारकों के जो विचार हैं उस तरह से कोई भी शासन प्रशासन नहीं देना चाहते हैं। इससे क्या हुआ? भारत में एक नव
बौद्धिक वर्ग या मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत था। तो तीसरा कारण ये था। चौथा कारण हमारा क्या है? प्रेस व समाचार पत्रों की भूमिका। समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों और साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में के आसपास विभिन्न भाषाओं और हिंदी भाषा के समाचार पत्रों की संख्या 169 थी और शीघ्र ही वह संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। प्रेस ने अंग्रेजों की विभिन्न नीतियों की आलोचना की और आधुनिक विचारों या व्यवस्था यथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकीकरण के प्रचार प्रसार में इन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन अंग्रेज इस तरह की किसी तरह की व्यवस्था देने के समर्थक नहीं थे। तो इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की नीतियों को उजागर किया। फिर अगला चौथा आता है। चौथा था समाचार पत्रों और प्रेस की भूमिका भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास में। पांचवा है भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। भारत के अतीत का पुनः 19वीं शताब्दी में भारतीयों ने और कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने जैसे मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ, सेसुन और विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्या की और राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। इन्होंने अथक प्रयास कर कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान, गणित इत्यादि क्षेत्रों में भारतीयों की उपलब्धियों और मानव सभ्यता के विकास में भारतीयों के योगदान को पुनः प्रकाशित किया। इससे लोगों में अपने गौरवपूर्ण अतीत के बारे में जानकारी हुई और कहा कि हमारा इस तरह से गौरवपूर्ण अतीत रहा है तो हमें अपने उस अतीत को पुनः लाने के लिए, गौरवपूर्ण अवधि को पुनः लाने के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना ही चाहिए। तो इस तरह से पांचवा कारण था भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। छठा, सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से भारत में जागृति आई। कुछ प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन कौन से थे? जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज आंदोलन, स्वामी विवेकानंद का स्वामी विवेकानंद का आंदोलन और स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन। यहाँ तक कि विद्यासागर जी का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस तरह से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने क्या किया? भारतीयों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक एकता, राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांतों पर जोर दिया और समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर समाज सुधार का पक्ष लिया। फिर अगला आता है मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों में क्या देखना है? अंग्रेजों की प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्य वर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इन नवीन श्रेणी से तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उन्हें रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। शीघ्र ही ये मध्य वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गए और इसने समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को विभिन्न चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसका नेतृत्व किसने किया? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने, जो अंग्रेजों की विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों से नगरों में उत्पन्न हुए थे। और आठवां भारतीय राष्ट्रवाद के कारण है तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, जिसमें पहला है दक्षिणी अमेरिका से स्पेनी व पुर्तगाली उपनिवेशों के शासन की समाप्ति, यूनान व इटली के स्वतंत्रता आंदोलन और आयरलैंड की घटनाएं, इन सब से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। नौवां है विदेशी शासकों का जातीय अहंकार, कैसा जाति तथा प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। जैसे अंग्रेज अपने आप को
अपने गोरी चमड़ी व प्रजातीय श्रेष्ठता से रंग में रंगे रहते थे, डूबे हुए होते थे और भारतीयों को अलग अलग उपनाम से देकर वह क्या करते थे, अपमानित करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया था। कुछ अंग्रेजों की नीतियां, जिसमें लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों से अंग्रेजों के प्रति भारत में तीव्र असंतोष था। जैसे लॉर्ड लिटन ने एक नीति अपनाई, इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इस नीति के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस आंदोलन किया, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी अंग्रेज इस तरह की नीति क्यों अपनाना चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा से भारतीयों को वंचित किया जाए। इसके अलावा दक्षिण भारत में जब अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, उस समय 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन द्वारा किया गया था और इस तरह से भारत पर जले पर नमक छिड़कने के समान था। इसी प्रकार 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। इस एक्ट में प्रावधान था कि कोई भी भारतीय भाषा का समाचार पत्र जो प्रकाशित होगा, प्रकाशन से पूर्व उसकी इक्ष्य प्रति ब्रिटिश सरकार के किसी अधिकारी को बताई जाएगी। यानी किसी तरह का अंग्रेजों के खिलाफ कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसका प्रेस छापे की मशीन है, यानी जो समाचार पत्र छपाई होती है उसकी मशीन को जब्त कर लिया जाएगा या उसको बॉन्ड भरने के लिए पाबंद किया गया। इस तरह से भारत में समाचार पत्रों के प्रसार को रोकना था। इसी प्रकार 1878 का शस्त्र अधिनियम, इसमें एक कहा गया कि शस्त्र कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं रखेगा, जबकि इसका एक प्रजातीय विभेद यह था कि अंग्रेज अधिकारी या लोग शस्त्र रख सकते थे। इसी प्रकार 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसमें यह था कि इल्बर्ट नाम के व्यक्ति ने भारतीय जजों को दीवानी के साथ साथ फौजदारी मुकदमे भी सुनवाई का अधिकार देने से संबंधित था, जिसका अंग्रेजों ने तीव्र विरोध किया था। इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीयों में जो विवाद था, जो विभेद था, प्रजातीय विभेद, इस आधार पर वो फौजदारी मुकदमे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं सुन सकते थे, उस दुर्भावना को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों के संगठित विरोध से ब्रिटिश सरकार ने ये बिल वापस ले लिया। तो इससे संबंधित विवाद ही इल्बर्ट बिल विवाद। इससे 2-3 बातें चली पता कि अगर लोग संगठित रूप से कोई विरोध करें तो विरोध सफल हो सकता है, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया। तो भारतीयों ने भी संगठित रूप से किसी चीज़ का विरोध करने का प्रयास शुरू किया। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में साहित्य की भूमिका। 19वीं और 20वीं सदी के जागरण से बहुत सारे विद्वानों ने विभिन्न कविताओं, निबंध, कथाएं, उपन्यास, गीत इत्यादि के माध्यम से भारतीय लोगों के विचारों को प्रस्फुटित किया, बताया। कुछ ऐसे ही साहित्यकार, कविताकार हुए, जिसमें हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला भाषा के रविंद्रनाथ टैगोर व राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी इत्यादि, मराठी भाषा में विष्णु चिपलंकर और असमिया भाषा में लक्ष्मीदास बेजबरुआ इत्यादि ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण हैं। तो केवल भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों की नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप या अंग्रेजों के प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास के कई कारण हैं। किसी एक कारण से ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास नहीं हुआ। धन्यवाद।